बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबले देखने वालों को हम वेलकम करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और पाकिस्तान के अंदर हम जब बात करते हैं सियासत की, जब हम बात करते हैं दीगर मामलात की, तो याद रहे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हॉट डिबेट चल रही है उन तमाम फैसलों के ऊपर जो कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जरिए सामने आ रहे हैं। वो पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मुतालिक हो सकते हैं, वो हाई प्रोफाइल केसेस से भी मुतालिक हो सकते हैं, मगर एक सवाल तमाम अफराद, तमाम लोगों के जहन में मौजूद रहता है जब पाकिस्तान की अदालतों के इंसाफ की रैंकिंग को हम सामने रखते हैं कि 130वें नंबर पर क्यों आती है। ये वो अहम सवाल है जिसका जवाब आमिर मतीन साहब के तज़िये में हम तमाम लोग तक पहुँचाएंगे और तमाम लोगों को अपने जवाब मौसूल होंगे। आमिर साहब का तज़िया लेंगे, मगर इसके साथ साथ याद रहे कि पाकिस्तान की सियासत भी एक अहम मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। इमरान खान साहब ने जब ये ज़िमनी इंतखाब जीता तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मेरा मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा, अक्टूबर को ख़त्म होने में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। स्ट्रैटेजी क्या है तहरीक इंसाफ की? क्या उनके मुतालबात तस्लीम कर लिए गए? क्या किसी सतह पर ऐसी जगह पर रुक गए मुतालबात कि जल्द है कि वो मुमकिन है कि उनको तस्लीम कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा? अगर नहीं तो फिर दोनों तरफ की स्ट्रेटेजी क्या होगी? सियासत की जो हिकमत अमली है, इसके ऊपर आमिर साहब का तज़िया लेंगे। और इसके साथ साथ जब भी हम कराची के हवाले से बात करते हैं, एक आम मसला के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी हमारे सामने आता है। 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी है, मगर बिजली की फराहमी हमेशा से एक ऐसा संगीन सवाल रहा है जिसका जवाब कभी किसी के पास मौजूद नहीं रहा। आज के इस प्रोग्राम मुकाबले में इस कौमी असासे की फ़रोख्त के हवाले से जो सनसनीखेज़ इंकशाफात हैं वो आमिर मतीन साहब आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आमिर साहब, बड़ा अहम केस था शाहरुख जतोई का। एक लड़का कत्ल होता है, कई साल की सज़ा है, पहले सज़ाए मौत, फिर बात उम्र कैद पर जाती है और फिर बाइज्जत रिहाई। आपको क्या लगता है कि कानून के अंदर कुछ सुकम है या फिर पाकिस्तान के अंदर ताकतवर के लिए इंसाफ ऐसा ही है? जी, ये बिल्कुल मैं इसका भी जवाब देता हूँ, मगर मैं उससे पहले एक छोटा सा टीज़र देता जाऊँ कि हमने अपने प्रोग्राम में ये आपको बताया था कि रावलपिंडी रिंग रोड के स्कैंडल के जितने भी किरदार हैं उनको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में लगाया जा रहा है। ऊपर तौकीर शाह साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, वो उसकी फाइलें हैंडल कर रहे हैं। नीचे उसके अंदर एक दूसरा किरदार जो कैप्टन महमूद साहब जो थे, जो कि अभी भी मुल्ज़िम हैं, एंटी करप्शन की इंक्वायरी उनके ख़िलाफ़ चल रही हैं, उनको एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे चार्ज दे दिया गया। नॉर्मली एक्टिंग चार्ज देता है। साथ में हमने आपको ख़बर दी थी कि तीसरे किरदार जो रिंग रोड के थे, कैप्टन अनवार साहब जो कि डिप्टी कमिश्नर थे रावलपिंडी के, उनको जॉइंट सेक्रेटरी लगाया जाएगा। तो आज आपको ये ख़बर दें कि जो हमने पहले ख़बर दी थी उनको आज वो जॉइंट सेक्रेटरी लगा दिया गया है। इसकी आइंदा आने वाले दिनों में जो रिंग रोड का स्कैंडल है ये बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। यहाँ अरबों खरबों की नई गेम्स लड़ाई जा रही हैं और लगता है कि एक पूरा टोला है हुकूमत के अंदर जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी है पैसा बनाने की। उनको कोई परवाह नहीं है कानून किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, कैसे रद्दोबदल कवानीन के अंदर किया जा रहा है, क्या गड़बड़ें की जा रही हैं। ये आपको आइंदा आने वाले दिनों में इसकी तफसीलात बताएंगे। मगर अभी आते हैं आपके मेजर जो आपने क्वेश्चन किया है कि ये शाहरुख जतोई साहब का जो केस है कि आज उनको सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। अदालतों में केसेस चलते रहते हैं, मगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि अपना इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, जो आपके दिल को छूते हैं। पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की बल्कि नज़रें होती हैं उसके ऊपर, जिससे कि आपके सिस्टम के मुतल्लिक होती हैं, आपके मुआशरे के मुतल्लिक होती हैं, आपके अदालती निज़ाम के मुतल्लिक होती हैं, आपके पूरे हर चीज़ के ऊपर उसका असर होता है। तो ये इनकी रिहाई ने एक बहुत ज़्यादा असर छोड़ा है, बहुत ज़्यादा हर आदमी इसके ऊपर परेशान है। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का 3 बेंच का फ़ैसला है, क्योंकि अब ओपिनियन आ गया है तो हम उसके ऊपर ओपिनियन दे सकते हैं कि एक हर तरफ से गुस्से की एक लहर नज़र आ रही है। इस पे तमाम मीडिया, मुझे आज मैं गौर कर रहा था, सबको तकलीफ़ है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी एक किस्म का आप समझें कि बड़ा रेयरली होता है कि कंसेंसस हो किसी इशू पे। सब ने इसकी हैरानगी भी का इजहार भी किया है, मज़म्मत भी की है, इसके मतलब सवाल भी उठाए गए हैं। हुकूमत की तरफ से भी बताया जा रहा है कि अब वो अपील में जा रही है इस फैसले के ख़िलाफ़
और अपोजिशन तो जाहिर है बहुत ज़्यादा जो सख्त किस्म की ट्वीट्स आई हैं। फवाद चौधरी साहब शायद हमें ज्वाइन करेंगे, उनकी तरफ से भी असद उमर साहब ने ट्वीट की है कि शाहरुख जतोई भी रहा, कोई अमीर और ताकतवर बचा तो नहीं जेल में। तो असल बड़ा सवाल इसके अंदर ये है कि एक तसलसल है कि पाकिस्तान में अमीर आदमी के लिए कानून और है, गरीब आदमी के लिए और है। वहाँ पे लाखों जेलों के अंदर छोटे छोटे जराइम के अंदर जो है वो बेचारे बैठे हुए हैं, और बड़ा आदमी चाहे कत्ल भी कर जाए तो उसकी जान छुट जाती है। और ये पहला केस नहीं है, इससे पहले क्योंकि बेतहाशा केसेस हो चुके हुए हैं। ये मजीद अचकज़ई का केस सबको याद है कि वो वीडियो थी, मौजूद थी, और वो शायद वो नशे की हालत में थे। वो बिल्कुल उनकी गाड़ी आती है और पुलिस के सिपाही को मार के चली जाती है, वो उसमें वो भी बच जाते हैं। और उसके बाद नाजिम झोंकियों का केस बड़ा मशहूर हुआ, और उसके अंदर भी जो है मुल्ज़मान जो हैं वो एक ही तरीका वारदात है कि जनाब वो आपस में सुलहनामा हो गया। सुलहनामा नहीं होता, वो प्रेशर डाला जाता है, लालच दी जाती है, पैसा दिया जाता है, उसके ज़रिए उनको दबा के अमीर लोग जो हैं वो अपने हक़ में फ़ैसला ले जाते, कत्ल के मुल्ज़िम जो हैं वो रहा हो जाते हैं। तो शाहरुख जतोई का उसी सिलसिले की एक कड़ी है, मगर इसके अंदर 2-3 मसाइल हैं। एक ऑफ कोर्स ये मुआशरती मसला है कि इससे पूरा मुआशरा हिल जाता है कि इंसाफ के निज़ाम के ऊपर उसका एतबार नहीं रहता, और इससे जराइम फ़रोग पाता है, इससे मुजरिम और मुल्ज़िम जो हैं वो फ़रोग पाए जाते हैं। उसके बाद वो सिस्टम पे एतबार नहीं किसी को रहता, तो लोग अपने हाथ में फिर वो इंसाफ लेना शुरू कर देते हैं। एक तो मुआशरे के मतलब सवाल आता है, दूसरा इसका एक अखलाकी पहलू है। अखलाकी पहलू ये है कि पहले जब ये छुटे थे शाहरुख जतोई साहब, तो ये इनके कोई चेहरे पे नदामत नहीं थी, ये दांत निकाल रहे थे और ये विक्ट्री के साइन बना रहे थे, जिस तरह मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि उन्होंने कत्ल का इकरार भी किया, कत्ल भी हुआ, और वो दहशत गर्दी के ज़ुमरे में तीनों अदालतों में, पहले दहशत गर्दी की अदालत से इनको सज़ा हुई, फिर उसके बाद इनको जो है हाई कोर्ट से हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में हुई, फिर जो है वो अब ये बरी हो गए हैं और ये दहशत गर्दी का नहीं रहा। दूसरा सबसे ज़्यादा इसमें कानूनी एक बहस है। ये कानूनी बहस ये है कि हमारे कानून के अंदर ये एक सुकम ही कह लें कि जिसके अंदर ये सुलह वाला बिल्कुल कानून के अंदर है। पहले तो इस कानून की दुरुस्तगी चाहिए कि जिसके अंदर जो है लोगों को दबा के जो है वो ये इन्फ्लुएंस यूज़ करके अमीर लोग बच जाते हैं। अच्छा, तो शायद ये टाइम आ गया है कि इस कानून को ठीक किया जाए। ठीक है आमिर साहब, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। आपने कानून की बात की, इससे पहले फवाद चौधरी साहब ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया है, हम उनको भी वेलकम कर लेते हैं। इस वक्त साबिक वज़ीर इत्तलात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा है फवाद चौधरी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच प्रोग्राम मुकाबिल के लिए वक्त निकाला आपने। ओवर टू यू आमिर साहब। जी मैं बल्कि फवाद चौधरी साहब इज़ द राइट पर्सन टू टॉक टू। इनकी भी मैं ट्वीट देख रहा था, इन्होंने ट्वीट की है, इन्होंने भी कानूनी उसके अंदर नुक्ता जो है ना रेज़ किया है कि ये बिल्कुल कानून है। एक तो कानून के ऊपर भी इसके अंदर तब्दीली आनी चाहिए, मगर कानून का इस्तेमाल भी ठीक नहीं किया कि ये मेरा ख्याल हमें रोशनी डालेंगे कि तसद्दुक़ जिलानी साहब का केस है, उसमें कहा गया था कि अगर किसी इस तरह के जुर्म से मुआशरे के अंदर मायूसी फैले और लोगों का एतबार ना रहे तो वहाँ पे ये सुलह का जो अदालत का ये इख्तियार होता है, डिस्कशन होती है कि वो ये सुलह को माने या ना माने। और इन्होंने जो अपने ट्वीट में फवाद चौधरी साहब ने कहा है, मैं पढ़ देता हूँ कि दुरुस्त नहीं है ये फसाद फिल अर्ज़ बराह रास्त ऐसे मुकदमात पर एप्लीकेबल है। अदालत की तरफ से बरीयत का फ़ैसला तबाहकुन है और एक बहुत बड़े फसाद का मौजब बनेगा। लोग इस नज़ीर को निशाना बना के वडीरा शाही तगड़ी होगी और अदालती निज़ाम मज़ीद कमज़ोर होगा। चौधरी साहब, इसके कानूनी बहस पे ये जो आपने पॉइंट रेज़ किया है प्लीज़ हमें एक्सप्लेन करें, और ओवरऑल भी आप इस केस के हवाले से जो आपके जज्बात हैं हमारे से शेयर करें। देखिए, पहली बात तो ये है आमिर मतीन साहब के मेरी तो समझ से थोड़ा बाहर है कि हमारे यहाँ जो जुडिशल सिस्टम है, जो
ये जो केसेस के फैसले हो रहे हैं अभी, मरियम नवाज का केस हो, फिर उसके बाद ये शहबाज शरीफ का हो, फिर ये हो, जिस किस्म की कलूजन हमें नजर आ रही है, जिस किस्म से कंप्रोमाइज फैसले नजर आ रहे हैं, और उसके बाद जो हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर जो मीडिया में, सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ी डिबेट जो है, वो मुझे लग नहीं रहा कि जज साहिबान उससे एक्चुअली दे आर नॉट बॉदर्ड। सो ये बड़ी एक फिक्र की बात है कि इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर एतमाद ही लोगों का शटर हो जाए, और पाकिस्तानी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो एक्चुअली उसके ऊपर जस्ट कोई ऐसा इशू ही नहीं है, और वो बस उसके ऊपर बात ही ना करें और ना वो उसके ऊपर सोचें। अब ये जो एक केस है, इसने तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बुनियादें ही हिला दी हैं। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, क़िसास का कॉन्सेप्ट है, ताज़ीर का कॉन्सेप्ट है, और फिर ये फसाद फिल अर्ज़ का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ ये होता है कि जो क़िसास है, जहाँ पे जिस तरह अल्लाह ने कहा कि दुश्मनी से बचने के लिए अगर माफ़ कर दे कोई तो वो अल्लाह को बड़ा पसंद है। अब वो टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वहाँ फ्री विल होना बड़ा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे जो हियर्स हैं उनका जायज़ा लेना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उनकी जो सिचुएशन क्या थी। यहाँ पे तो देखें, अमीर लोगों ने जिस तरीके से गरीब लोगों का कत्ल करके फिर ज़बरदस्ती उनसे सुलहनामे लिखवाए जाते हैं, उन्हें लालच दिया जाता है, करोड़ों रुपए जो हैं वो दे के, इस तरह तो मुल्क का निज़ाम इंसाफ जस्टिस सिस्टम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। और हो गया है कि अमीर आदमी जो है उसको के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो कत्ल भी करके आराम से और सुलह करे और आगे निकल जाए। तो ये एक फसाद फिल अर्ज का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद बड़े मुकदमात में रेक्टिफाई किया हुआ है, वो इस पर स्क्वेयरली अप्लाई करता है। और जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को या अदालतों को ये लगे कि ये जो बरियत है या ये जो केस है, इसकी इम्प्लीकेशन होंगी सोसाइटी के ऊपर और ये एक फसाद फिल अर्ज का मौजब बनेगा, वहाँ पर अदालतें जो हैं वो कभी भी क़िसास के उस प्रिंसिपल के ऊपर नहीं जाते हैं जिसके तहत यहाँ पे बरियत हुई है। तो ये बड़ी फिक्र की बात है। और देखते हैं, इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने एक बयान जारी किया है जो मैं समझता हूँ कि एक दुरुस्त फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे इनको रिव्यू पिटीशन जो है वो करनी चाहिए। और जिस तरह आपको याद होगा कि यहाँ पे जो केसेस हुए थे इस्लामाबाद में, वैसे चौधरी साहब आपकी मैं वो उसमें तस्दीक कर दूं कि अभी ये इतला ये है कि गवर्नमेंट इसके अटॉर्नी जनरल जो हैं इसके ख़िलाफ़ अपील में जा रहे हैं, मगर आज इसी वाक़े में, क्योंकि ये तसलसल है, इस तरह के बेताशा वाक़यात होते हैं, एवरी नाउ एंड देन इस तरह का होता है कि इस तरह के अमीर बिगड़े हुए नौजवान जो है कत्ल कर देते हैं और फिर वो बाद में छुट जाते हैं। ये एक तसलसल है। दूसरा, आज एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट केस था कि फ़ाद मलिक साहब यहाँ पे एक कत्ल हुआ था उनका, तो उनके फ़ैसले में वैसे तो जो मुल्ज़मान थे उनको उम्र कैद सज़ा हुई है, मगर वो क्योंकि काफ़ी सारे 8-9 साल उनको कैद में हो गए हैं, और हमारे जज़ा और सज़ा का जो निज़ाम है उसके अंदर एक और पहलू उसका ये भी है, इस पर मैं चाहूँगा आप रोशनी डालें कि क्योंकि ये जो उम्र कैद होती है ये दिन और रात को मिलाया जाता है। पहले तो वो आधी हो जाती है, उसके बाद अगर कोई बीए की डिग्री जो कि वहाँ जाली तौर पे पेश कर दी जाती है, 1 साल कैद उससे कम हो जाती है। फिर उसके बाद अगर डिग्री दे दी जाए, ये भी एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि जी इन्होंने हिफ्ज़ कर लिया है। और यहाँ तक मतलब कुरान को भी इस्तेमाल किया जाता है, 1 साल कम हो जाता है। और मज़का खेज़ किस्म की शराइतें कि सांप को मार दिया आपने तो 1 महीने की कम हो गई, इस तरह का। तो वो, और आपको पता ही है जेलों के अंदर, मुझसे ज़्यादा आप वकील हैं, बेहतर जानते हैं कि वहाँ अमीर लोगों को के लिए हॉस्पिटल सहूलत हो जाती है, खाने पीने आ रहे होते हैं, एयर कंडीशनर लग जाते हैं। और यही मुल्ज़मान की पहले वीडियोज़ आती रही कि वो केक काट रहे हैं, वहाँ पे बर्थडे मनाई जा रही है, म्यूज़िक चल रहा है। तो ये ओवरऑल जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये अदल का जो निज़ाम है हमारे, उसके ऊपर इतने सवालात रहते हैं, इस पर भी ज़रा रोशनी डालें। ये जो केस हुआ है इसमें अमूमी तौर के ऊपर जो नीचे की कोर्ट होती हैं, सेशन कोर्ट, वहाँ पे तो डेफिनेटली अवार्ड होती है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि उसके एग्जैक्ट सर्कमस्टांसेस क्या थे कि जज साहब ने उसको जो है वो मिनिमाइज किया है और उम्र कैद दी है। उम्र कैद के ऊपर अभी जिस तरह आसर सईद खोसा साहब का एक लेटेस्ट जजमेंट जो है वो आया है,
और उन्होंने कहा है कि नहीं, इसमें उम्र कैद का मतलब जो है वो एक 25 साल मिनिमम कैद जो है वही होगा और उससे कम जो है वो नहीं समझी जाएगी। ये जो रेमिशंस की आप बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली ये तो मिसनॉमर है, दिन और रात वाला तो ऐसा नहीं होता, वो तो सजा वही काउंट की जाती है। लेकिन असल बात यह है कि देखें, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो परसेप्शन है ना हमारे यहाँ कोर्ट्स का और जुडिशल सिस्टम का, वो बिल्कुल बैठ गया और मुसलसल हम देख रहे हैं कि अदालती निज़ाम जो है वो नीचे से नीचे जा रहा है और ये जो फैसले आ रहे हैं ये एक पूरी इनको एक एक्सरसाइज करनी चाहिए रियासत के लेवल के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर एतमाद बहाल करने के लिए एक पूरा जो है वो एक इनको सोचना चाहिए कि क्या होगा जुडिशरी के ऊपर एतमाद बोर हो। इतनी ज़्यादा पोलिटिसाइज हो गई हैं अदालतें, अदालतों के साथ जो पॉलिटिकल फैसले आते हैं फिर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। और अभी तक जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है और स्पेशली जो हमारे चौधरी साहब, मैं थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हुए आपका फ़ायदा उठाना चाहूँगा कि सियासी बहस भी थोड़ी सी कर ली जाए कि अभी कल परसों जो है राना सनाउल्लाह को ये हमने सुना कि वो कह रहे हैं कि जनाब टेबल पे बैठे तो हम इलेक्शन के बात करने के लिए भी तैयार हैं। पीटीआई की आप लोगों की हमेशा ये शर्त रही थी कि आप भी बातचीत के लिए तैयार हैं कि प्रोवाइडेड के वो इलेक्शन के ऊपर बात करें, तो अब उनकी तरफ से ये इशारे आ रहे हैं कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पहली बात। दूसरी ये कि ये आपकी तरफ जो इलेक्शन का है इसमें कितनी गुंजाइश है कि फौरी इलेक्शन जो है अगर लेट से ये करें तो ये जनवरी तक जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक जो है गुंजाइश आप निकाल सकते हैं कि उसमें वो कर दिया जाए। और तीसरा इसका एक लास्ट में आ जाता है कि ये जो धरने वाला है इसका ये जो ट्रम्प कार्ड है ये अगर फिजल आउट हो जाता है, ये भी बहुत बड़ा एक गैम्बल है, एक रिस्क है, तो फिर क्या होगा? कैसे फोर्स करेंगे आप गवर्नमेंट को और इस्टेब्लिशमेंट को कि वो इलेक्शन करवाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि आइडियल सिचुएशन तो यही है कि हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और जो अपना ये है पीटीआई अपोजिशन, हम मिल के बैठे एक दूसरे को जो कंसेशन दे सकते हैं वो दें और उसके बाद हम एक इलेक्शन की तरफ बढ़े। एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप 4 महीने आगे भी ले जाएंगे। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब ने बड़ी गलती की जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव के ऊपर बात आई कि अगर आप वापस ले लें तो असेंबली तोड़ सकते हैं, वो टाइम था उनके लिए इलेक्शन कराने का। आज से 4-5 महीने पहले इनकम्बेंसी का ज्यादा असर हमारे ऊपर था और जो मौजूदा गवर्नमेंट इस पे नहीं था, उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। उसके बाद जब चीफ जस्टिस साहब ने उनको ऑफर की कि आप बताएं क्या कहते हैं, उस वक्त उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। अब जो जो वक्त गुजर रहा है ये हुकूमत का तो हाल बहुत पतला हो रहा है और अभी इलेक्शंस ने बार बार ये साबित किया। अब ये 6-8 महीने में इकोनॉमी में क्या मतलब मौजूदा हो जाएगा कि ये कहते हैं कि जी हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं होना, इनके हालात खराब हो जाएंगे। और असल में हमारा मसला यही है कि ये इलेक्शन की डेट पे हमारे जो मईशत के टीम है, हमारी जो इकोनॉमी की टीम है, वो कह रही है कि जी अगर आपने लेट ज़्यादा हो गया, ये पाकिस्तान को एक सस्टेनेबल बनाना बड़ा एक जाइंट टास्क हो जाएगा, बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। सो ये माहिरीन का जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना यह है कि जल्द अज जल्द सियासी इस्तेहकाम आना ज़रूरी है और उसके लिए जल्द इलेक्शन होने ज़रूरी हैं। तो हमारा हमसे ज़्यादा ये वैसे मैं आपकी मैं बात आपकी काट रहा हूँ। ये आपने अभी जुमला कहा कि जो उनका हाल दिन ब दिन पतला हो रहा है, मुल्क का बिल्कुल जो है इकॉनमी का बड़ा बुरा हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सैलाब के मसाइल हैं, ये बिल्कुल हैं, मगर उनका हाल इतना पतला नहीं हो रहा। उनके फैसलों में वो लोग बरी हो रहे हैं, प्रोसिक्यूशन भी अपनी है, डिफेंस भी अपनी है, जो मुझे लगता है कि लार्जली उनका एक बहुत बड़ा ये एक गोल था वो तो अचीव कर रहे हैं। लास्ट उसकी एक चीज़ रह गई है, एक ही केस है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो सुप्रीम कोर्ट में नैब की जो तरामीम है उसके ऊपर केस पे सबकी नज़रें हैं और अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल तरामीम नहीं हटती तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब को भी, पहले बाकी सारे छूट गए हैं तो उनको भी जो है ना वापस आने से फिर कोई नहीं रोकता, वो बड़ी आसानी से आ जाएंगे और डार साहब की तरह वो करेंगे। तो इतने हालात पतले नहीं हैं जितना आप कह रहे हैं।
नहीं, मैं तो उनकी इलेक्शन वाइज कह रहा हूँ ना, जाती तौर के ऊपर तो शरीफ फैमिली ने बहुत बड़ा फायदा ले लिया है। 1100 अरब रुपए के केसेस जो हैं वो विड्रॉ हो गए हैं, जिसमें मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी और बल्कि इन दोनों फैमिलीज के ही हैं, बाकी भी इन्हीं लोगों के हैं। तो वो तो इनको जाहिर है बहुत बड़ा फायदा हुआ है जाती हैसियत में, लेकिन पॉलिटिकली तो जाहिर है बड़ा नुकसान हो रहा है। वो भी ज्यादातर उन्होंने कर ही लिया, और देखें वो सस्टेनेबल नहीं है। जब भी आप हुकूमत, हमारी हुकूमत आएगी, हम ये केसेस बहाल करेंगे। ये तो नहीं हो सकता चाहे लॉ अमेंड करना पड़े, प्रोसिक्यूशन होना पड़े। ये केसेस पहले जो हुदैबिया का था, ये 92-93 से शुरू हुआ था, वो जाके सुप्रीम कोर्ट ने जाके बंद किया। वो भी हम समझते हैं बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये इतनी जल्दी केसेस बंद नहीं होने, ये एम एफर्ट ही है, इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब भी इलेक्शन में इन्होंने जाना है, बहुत बड़ी डिफीट इनका। जी बिल्कुल वो है ये सरवत। उसके बाद सवाल कर लीजिए। मेरा आखिरी सवाल सिर्फ आपसे ये है कि आपने भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को, आपको और गवर्नमेंट को मिलकर बैठना चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए, मगर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड कोई नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट का ये है कि आर्मी चीफ का जब से उन्होंने अपनी कहा है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, तो उनका एक प्रेशर जो है ना एक बड़ा महदूद रह गया है। और जो नए आएंगे वो मेरा ख्याल है कि उनके लिए बेहतर चॉइस होगी कि वो न्यूट्रल रहें, उनका कोई ये बैगेज नहीं है। मौजूदा चीफ साहब को तो कहा जा सकता है, उन पर ये इल्ज़ाम लगता है कि जनाब ये वो उनकी वजह से दोनों पार्टीज इल्ज़ाम लगाती रही हैं माजी में कि ये जो इस वक्त जो क्राइसिस पॉलिटिकल चल रहा है तो उनके कुछ फैसलों की वजह से भी हुआ है। नए वाले का तो ये नहीं, तो ये कैसे आप वो जो काकड़ मोमेंट कह रहे हैं ना आप कि वहीद काकड़ साहब ने दोनों को बिठा के फैसला करा दिया था, वो कैसे क्रिएट करेंगे आप? नहीं, वो देखें जी, जब फौज ने इनकी फिलहाल जो हुकूमत है ये खड़ी, कोई लेजिटिमेसी तो इलेक्टेड और उसके ऊपर लेजिटिमेसी तो इसकी है कोई नहीं है। ये तो सिर्फ खड़े ही फिलहाल डंडे के जोर पे हैं। सिर्फ डंडा नीचे से हट जाए तो ये गिर जाएंगे, इनका गिरना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और लेकिन बेस्ट थिंग अगेन आई वुड से कि वो ये है कि हम एक फैसला ऐसा करें कि जिसमें हम बेहतरी की तरफ चले जाएं। लेकिन फिलहाल हुकूमत तैयार नहीं है, और एस्टेब्लिशमेंट में तो फिर भी मुझे लगता है कि कोई ये जरूर है कि इलेक्शंस के बगैर चारा नहीं है, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से चैलेंज आ रहा है। अब देखते हैं ये किधर जाती है बात। जी सरबत, आप कुछ पूछना चाह रही हो? बिल्कुल आमिर साहब, फवाद चौधरी साहब से मैं सवाल करना चाह रही। फवाद चौधरी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए थे पिछले हफ्ते, तब आपने कहा था कि इलेक्शन के ऐलान पर सिर्फ मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे। एक बड़ा जो मुतालबा है आप लोगों का वो तो यही है कि फौरी तौर पे इलेक्शन होने चाहिए। शेयर करना पसंद करेंगे और मुतालबात में कौन सी ऐसी चीज़ है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट आपको इस्लामाबाद आने देती है, आप लोग पुरअमन एहतजाज करते चले जाते हैं, इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं, तब तक मुतालबात नहीं माने जाते। इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में क्या धरना भी आप लोग देंगे? क्या ये माजी के धरने की तरह का होगा, या फिर इस धरने के क्या मुतालबात होंगे? कब तक आप लोग बैठेंगे ऐसे में जबकि मौसम भी शदीद सर्द होने वाला है इस्लामाबाद में? लॉन्ग मार्च की डिटेल्स तो भी खान साहब ने डिस्कस नहीं की है कि क्या होगा और कैसे करना चाह रहे हैं, क्या होगा। लेकिन ये है कि मैं तो, मेरी ख्वाहिश तो यही है कि यहाँ पे सिचुएशन ना जाए और उससे पहले मामला हो जाए। देखिए, हमारा मुतालबा जो है वो तो इलेक्शन का है मेन, और उसके साथ हम चाहते हैं कि शफाफ इलेक्शन के लिए नया इलेक्शन कमीशन बनना चाहिए, और इलेक्शन की जो इस्लाहात हैं वो उसके ऊपर जाए। इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो साफ होने चाहिए। हमारा जो इलेक्शन रिलेटेड इशूज है इससे ज्यादा हमारा मुतालबा है नहीं। ठीक है, आमिर साहब पूछना चाह रहे हैं? तो सर मैं बिल्कुल लास्टली ये पूछ लूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना दोबारा तौहीन अदालत का केस लगता जा रहा है, तो आप इस पे कितने परेशान हैं, हैरान हैं, क्या हैं? हैरान तो मैं जरूर हूँ। आप देखिए, हर वक्त ही कंटेम्प्ट में इस तरह से बुला के पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को 4 दिन पहले, जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान एतमाद का इजहार कर रहा है, वो कर रहा है, वो रोज ही आप उसको एक कंटेम्प्ट में बुला लेते हैं, एक दिन बेल में बुला लेते हैं, एक दिन एक कर लेते हैं। हमें इस तरह नहीं होता दुनिया में। और 12 कोई नहीं, इसको भी मुकाबला ही करेंगे, क्या होना। 12 आई थिंक इट्स अनदर अनफॉर्चुनेट। परेशान नहीं है आप? परेशान तो उससे ज्यादा मैं हैरान हूँ। परेशानी नहीं है, इतनी परेशान क्या होना है। आप इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर लें, क्या फर्क पड़े, वो भी देख लें। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब।
सरबत मेरा ख्याल इस आएंगे तो मैं ही आपकी इजाज़त से ब्रेक ले लेता हूँ। आके फिर हम जो है कि इलेक्ट्रिक के मुतालिक बड़े इंकशाफात बताएंगे कि वहाँ पे क्या गड़बड़ें हो रही हैं। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, अभी जब फवाद चौधरी साहब थे उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बात की, अब जरा पॉलिटिकली इस मामले को लेकर चलते। एक तरफ तो ये लोग उनके खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले गए हैं, दूसरी तरफ क्योंकि इनके ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम है, कामयाबियां भी तहरीक इंसाफ के हिस्से में आ रही हैं, जश्न भी ये लोग मना रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही? क्योंकि खान साहब एक इंटरव्यू में ये एडमिट कर चुके हैं कि इनके अलावा हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं, कोई चॉइस नहीं है। स्ट्रैटेजी क्या है तहरीक इंसाफ की? भाई वो जाहिर है तंग तो बहुत हैं, ये चॉइस की भी उन्होंने खुद थी। अब वो कहते हैं जनाब ये किसी और ने हमें कहा था कि इनको ले आएँ, ये बड़े अच्छे आदमी हैं। तो अब ये दोनों पहलू हैं ना इसके। इनकी ये भी एक हकीकत है कि ये पिछले बाई इलेक्शन भी पीटीआई जीती है, फिर बाई इलेक्शन जीती है। तो अगर इनका बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड भी कई दफ़ा होता है कि जनाब इनमें सारा मलबा डाल दिया जाए, मगर इलेक्शन कमीशन के भी अंदर जो है ना बेताशा इस तरह के काम हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस प्रोग्राम में आपके रूबरू ये कहा था कि ये आप देखिएगा बाई इलेक्शन करवा दिए इन्होंने कराची में, और जो है ये बल्दियाती इलेक्शन कैंसिल कर देंगे, जो है कि वो एप्लीकेशन देंगे जो नहीं कर सकते। तो आप देखें ये 2-3 दिन पहले जो है वो कराची के हालात ठीक थे, अब एकदम से ख़राब हो गए हैं कि जी वहाँ पे हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है और वहाँ पे नहीं करवाई जा सकती, और उनकी एप्लीकेशन पे इन्होंने कैंसिल कर दिया है। अच्छा, कुरम में पहले नहीं हो सकते थे, हालात ख़राब थे, अब सडनली वहाँ पे ठीक हो गए और वहाँ पे बाई इलेक्शन कर दिया है। तो इलेक्शन कमीशन के ये बेताशा फैसले हैं जिनमें बहुत ज़्यादा तजाद है, मगर ये पता नहीं, ये क्योंकि सब जुडिस मामला हो गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वहाँ पे बहुत ज़्यादा लीगल पॉइंट के ऊपर जो है ना वहाँ पे बात करनी पड़ती है, और मुश्किल केस होता है, प्रेशर ज़रूर है कि इलेक्शन कमीशन को एक्चुअली वो ऐसा रोल है, आईनी ये एक पोस्ट है, उनको खुद ही ऐसी पोस्टों पे जब तोहमत लग जाए या इल्ज़ाम लग जाए या कंट्रोवर्शियल हो तो कई दफ़ा जो लोग हैं मोतबर लोग या वो खुद छोड़ देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का पहले ही माशाल्लाह हमारे 20-30 साल से इलेक्शनों की लड़ाई है, धांधली के इल्ज़ामात रहते हैं, और जब डायरेक्टली इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात पहले कभी नहीं लगे। इलेक्शनों की धांधलियाँ आपको पता है 1977 से ये पड्डा चल रहा है, मगर किसी एक इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इतने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगे। वो इस्टेब्लिशमेंट पे लगते थे या इलेक्शन कमीशन पे लगते थे, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ये पहली दफ़ा इल्ज़ाम लगे हैं, और वो भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह डटाई के साथ बर्दाश्त किए जा रहे हैं सारा, और वरना कई दफ़ा छोड़ देता है आदमी के जनाब ये, और ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अगले जो इलेक्शन जनरल इलेक्शन होने हैं, ये मुल्क जो है ये इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि उसके ऊपर जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इतने सवालात हों, क्वेश्चंस हों, तो वो उसके बाद वो कंट्रोवर्शियल हो जो तो वो एक और मुश्किल हो जाती है। बाकी अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है लीगल केस जो है वो मुश्किल होता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के और कमिश्नर के बेतहाशा इख्तियारात होते हैं, तो ये इसको प्रूव करना जो है ना, ये इखलाकी पहलू और ये सियासी पहलू इसके काफ़ी हैं, कानूनी तकाजे इसके ज़रा मैं समझता हूँ वो प्रूव करना ज़रा मुश्किल काम है। सही है, ठीक है। आमिर साहब, एक और भी मामला सामने आ रहा है कि NA 237 के ऊपर जाके इन्होंने चैलेंज किया है उन इंतखाबात को, उनके रिजल्ट्स को, तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने। तो ये मामला मुल्तान में क्यों नहीं दोहराया गया? वहाँ पे भी वो समझते थे उनके मजबूत उम्मीदवार हैं, हरा देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो चैलेंज सिर्फ कराची की सीट को क्यों किया है, मुल्तान को क्यों नहीं किया? वो तो अपना गार्ड है इनका। वहाँ पे बहरहाल उनको ये अंदाज़ा है कि वो उसके अंदर जो है ना 25,000 की लीड है,
और वो आज फवाद चौधरी साहब को मैं सुन रहा था इंटरव्यू में किसी और टीवी पे, काशिफ अब्बासी के साथ शायद, वो मान रहे थे कि जी वो मूसा गिलानी अच्छे कैंडिडेट भी बेहतर थे, और फिर हमारे से भी गलतियां हुई कि हमें मेहरबानू कुरैशी को नहीं लगानी चाहिए थी। फिर ये भी वो कह रहे थे कि जनाब वो फटीक फैक्टर आ गया, ब्ला ब्ला ब्ला। काफ़ी उन्होंने उनको अंदाज़ा है कि ये वहाँ पे जो अपनी गलतियों की वजह से ही हारे हैं कि मौरूसी सियासत ले आए हैं और बयानिया नहीं आया। वैसे मेरा ख्याल है कि वहाँ इमरान खान भी इस बात का ख़तरा हो सकता था, शायद वो भी हार जाते तो वो बहुत बड़ा सेटबैक होना था। कराची में भी मैं समझता हूँ ये बहुत गलती कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वहाँ से 20-30 साल की अब्दुल हकीम बलोच साहब की सियासत देख लें। उन्होंने, वो बड़े पॉपुलर हैं क्रॉस द पार्टी लाइंस, उन्होंने सारी पार्टियों के अंदर रह के वहाँ से हमेशा इलेक्शन जीतते हैं वो, और पिछली दफ़ा भी वो बड़ा क्लोज हारे थे और वो कंट्रोवर्शियली हारे थे। वो पहले जीते रिकाउंटिंग में, फिर 200-300 से हार गए। वो नून लीग के उस पर भी जीत चुके हैं, वो जो है पीपल्स पार्टी के ऊपर भी जीत चुके हैं। तो ये चैलेंज करना जो है उनका, ये 10,000 की लीड है। तो समटाइम्स वो एक आधी, उन्होंने जो 11 सीटें चुनी थी, ये सबसे अक्लमंदी की सीट ये वाली थी जो उन्होंने चुनी थी। तो बहरहाल वो ज़ाहिर है उनको रोका तो नहीं जा सकता, पर मैं समझता हूँ ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी कि पीटीआई ये गलती कर रही है। सही है। किसी भी बड़े मार्के के बाद आमिर साहब हमेशा उसके आफ्टर इफेक्ट्स के हवाले से भी बात होती है। अब जिस तरह से ये इलेक्शन जीता तहरीक इंसाफ ने, और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि 15-20 हज़ार का फ़र्क है हर हल्के में, मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो डेफिनेटली ये फ़र्क भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको लगता है कि मामला इतना ही सादा है जितना नून लीग बताने की कोशिश कर रही है, या नताइज कुछ और निकल सकता है? नहीं, ये जो आफ्टर मैथ इसका जो है ना, अभी तक वो ट्रेमर्स चल रहे हैं, उन बेचारों के सारी पीडीएम के चेहरे लटके हुए हैं, उनका वोटर डिमोरलाइज्ड है। और वो ये आप देखें ना, ये जुमला कहना कि मियां नवाज शरीफ, आज मेरा ये रांझा साहब की ट्वीट थी कि सिर्फ अब नवाज शरीफ ही बचा सकता है, तो एक किस्म का अदम एतमाद समझ लें। शहबाज शरीफ साहब पे भी कर दिया और मरियम बीबी पे। पहले यहाँ पे ये बताया जाता था कि जो उनका कैरिस्मा है और वो जितनी वोट कैचिंग पर्सनैलिटी है उनकी, तो उन्होंने उनको भी फेल कर दिया है कि वो भी फेल हो गई हैं, हमजा भी फेल हो गया है, शहबाज भी फेल हो गया। अब नवाज शरीफ साहब बचाएंगे। नवाज शरीफ साहब का जो बचाने का है वो भी मिथ है, और वो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि वो भी ज़्यादा ना आजमाएं, पहली बात। दूसरी, उनका आना मुश्किल है, ये सारा तरामीम का फ़ैसले पे जुड़ा हुआ है। अगर ये तरामीम, जो कि इस बात का इम्कान हो सकता है कि कम अज़ कम पार्शली जो डायरेक्टली जिनसे वो बेनिफिशरी हो सकते हैं, इसका फ़ैसले का इंतज़ार कर लें, अगर तो ये तरामीम बरकरार रहती हैं तो वो फिर उनके आने में बहुत कोई ऐसा मुश्किल नहीं होगी। बड़े आराम से वो डार साहब की तरह आएंगे और विक्ट्री के निशान बनाते हुए वो आ जाएंगे। मगर ये मसाइल जो हैं पीडीएम के, नून लीग के, ये सिर्फ नवाज शरीफ के से नहीं हल होंगे। आइंदा आने वाले दिनों में डार साहब जितने मर्जी बड़े दावे कर लें, बहुत मुश्किलात आ रही हैं। अभी फौरी तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल गंदम की कीमत जो है, आप देखें वो उसकी शॉर्टफॉल हो रही है, और ये अपनी ये पंजाब में सिर्फ ऑर्डर इंपोर्ट के लिए ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। और वो परवेज़ इलाही साहब ठीक कह रहे हैं कि आइडिया ये है कि वहाँ पे जब गंदम की किल्लत होगी तो गंदम की कीमत ऊपर जाएगी, उसके बाद लोग शोर मचाएंगे और वो पंजाब गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे। तो ये एक सियासत कर रहे हैं। मगर गंदम की कीमत, और उसके बाद इनको आइंदा वाले दिनों में पेट्रोल बनाना पड़ेगा, लोड शेडिंग होगी, तो ये सैलाब की मसाइल हैं और बेताशा मसाइल हैं। तो इकनॉमिक मसाइल बड़े फिगर्स बड़े खौफनाक किस्म के आ रहे हैं। सो वो हर आने वाले दिन में इनके लिए स्वाय इस फ़ायदे के इनकी बरियत हो रही है, केसेस से जान छूट रही है, मगर इनकी सियासत तबाह हो रही है। और अगर आ भी जाएँ नवाज शरीफ साहब, तो मैं नहीं समझता कि वो बचा पाएंगे इन हालात में। सही है, ठीक है, एक ब्रेक ले लेते, ब्रेक से वापस आएंगे। मुतादा कौमी मूवमेंट से मुतालिक भी एक अहम सवाल है जिसका जवाब मैं आमिर साहब से लेने की कोशिश करूंगी। ब्रेक से वापस आके एक अहम सवाल का जवाब, मगर इसके साथ साथ कौमी असासे के फ़रोग़ के हवाले से सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, जब भी हम सियासत की बात करते हैं तो लंदन यात्रा की जब बात आती है हम कहते हैं कि जी लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है, पाकिस्तान के अंदर कराची के के इलेक्ट्रिक के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, वो भी आप डिटेल हमारे साथ शेयर करें। ये कराची इलेक्ट्रिक के अंदर जो के इलेक्ट्रिक के अंदर वो हो रहा है, उसकी खिचड़ी का सारा ताल्लुक लंदन में है, क्योंकि इसका जो कलीदी किरदार हैं वो आरिफ नकवी साहब हैं। और आरिफ नकवी साहब बहुत कंट्रोवर्शियल आदमी रहे हुए हैं कि इनके ताने बाने जो है ये नून लीग के भी स्पॉन्सर रहे हुए हैं। और उसके बाद ये इनके ऊपर जो इमरान खान के ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस है वो इनकी फंडिंग जो थी उसके हवाले से है। तो पहले ही ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे। अभी दोबारा जो एक पैनामा 2 न्यू पैनामा आप इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल जो तरीक़ा वारदात पैनामा के अंदर किया गया था कि वहाँ पे शेल कंपनियों के ज़रिए आप ख़रीदो फरोख्त हो रही थी और वो सारी, तो इसके अंदर भी वही चीज़ नज़र आती है। शक ये किया जाता है, इल्ज़ाम ये किया जा रहा है कि के इलेक्ट्रिक, याद रहे कि ये 22 लाख लोग 2 करोड़ और 20 लाख सॉरी कराची के 2 करोड़ और 20 लाख लोगों को ये के इलेक्ट्रिक जो है ना ये बिजली सप्लाई करता है। वो पाकिस्तान की इकनॉमिक शहरग है। उसके बाद ये कौमी असासा है। और ख़बर ये आ रही है कि खबर क्या है, स्कैंडल आ रहा है कि ये या इसके एक लार्जर चंक एक शेयर्स का या तो वो बेच दिया गया है या वो बेचा जा रहा है। और पहले ये ख़बर जो है मुर्तज़ा अली शाह साहब ने न्यूज़ में छापी। उन्होंने कहा कि जनाब इसका केमैन आइलैंड की जो है ना एक शेल कंपनी के ज़रिए जो है इसके शेयर्स को बेच दिया गया है। और ये वो शेयर्स थे जो कि अबराज कंपनी जिसका साथ आरिफ नकवी साहब का ताल्लुक़ था, तो ये उनके शेयर्स और उनकी याद रहे कि वो जेल में हैं और वो मतरूब है अमेरिका में। उनकी लिक्विडेशन हो रही है क्योंकि वो बिल गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन के पैसों के हवाले से उनके ऊपर फ्रॉड का केस है और वो उनकी लिक्विडेशन कर रहे हैं कि जनाब ये पैसे जो है हमें इनसे निकलवा के दिए जाएं। तो उनके ये एक बताया ये जा रहा है, इल्ज़ामात ये हैं इस खबर के अंदर जो कि अभी तक उन्होंने किसी ने डिनाई नहीं सही तरीके से की। तो इसलिए ये ख़बर जो है उसके अंदर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि ये इसके जो वहाँ पे शेल कंपनी के ज़रिए इसको बेच दिया गया है। ये पहले भी आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक जो थी वो शंघाई कंपनी को रफली 2.2 बिलियन डॉलर्स के अंदर इसकी वैल्यू लगी थी और इसके अंदर गालबन जो है आरिफ नकवी साहब का शेयर जो था वो 1.5 बिलियन के करीब था। तो वो बताया जा रहा था ये बेची जा रही थी। और उसके बाद ये फिर इसको बेचने की डील के पीछे नवाज शरीफ साहब भी सपोर्टर थे, शायद खान अब्बासी साहब भी थे। हाल ही में शौकत तरीन साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस डील को वो आगे ले जाना चाहते हैं। इन सब हुक्मरानों के साथ उनके ताल्लुक़ रहे हुए, मगर ये समाओ फिर जो है डील नहीं हो सकी। और उसके अंदर एक बुनियादी वजह ये रही कि ये बाद में इनके ऊपर ये केस पड़ गया और अब ये कंट्रोवर्शियल सारा हो गया हुआ है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे सवाल हैं। सवाल ये हैं कि ये इल्ज़ाम लगा हुआ है कि डेवू सर्विस के चेयरमैन और लिबर्टी पार्क का भी उनसे ताल्लुक़ है, शहरयार चिश्ती साहब। शहरयार चिश्ती साहब वो एक इन्वेस्टेड बैंकर हैं और मुर्तज़ा ने उनको लिखा हुआ है कि उनको कहा जाता है कि वो डिस्ट्रेस एसेट परचेज़र हैं, कि जो कंपनियां वो प्रिटी वुमेन के अंदर जिस तरह वो डिस्ट्रेस एसेट परचेज़र था हीरो साहब, ये भी कि जो बुरी कंपनियां होती हैं बिल्कुल मरने जा रही होती हैं, बुरे हालात में होती हैं, उनको ये ख़रीद लेते हैं। और इन पे है कि मैंने कोशिश की कि उनका वर्जन लूँ। मैंने उनसे टेलीफोन पे बात की, उन्होंने फ़ौरन ये मुझे कहा जी मैं थोड़ी देर में आपको कॉल बैक करता हूँ, मैं मसरूफ़ हूँ। उसके बाद वो उन्होंने मुझे कॉल बैक नहीं किया। मैंने उनके नाम ये सवाल डाले कि क्या इतलाएं ये हैं कि इल्ज़ामात ये हैं कि उन्होंने बड़ी थोड़े पैसों के अंदर जो है ये शेल कंपनी के ज़रिए बारों बार जिस तरह कहते हैं बाईपास से परले ही परले
तो इसके शेयर्स खरीद लिए गए हैं। उसके अंदर 2-4 बड़े क्वेश्चंस ये आ जाते हैं कि ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का अगर उसके शेयर्स खरीदे जाएं या उसकी मैनेजमेंट चेंज हो रही हो तो इतला देना शेयर होल्डर्स को लाजमी होता है। के इलेक्ट्रिक ने आज जो है एक प्रेस रिलीज जारी की है जो कि मैंने बड़ी दफ़ा पढ़ने की कोशिश की। वो जो होता है ना कि जो कहा जाता है कि जिसको समझने वाले को मोटरसाइकिल नाम मिलेगा, तो ये बिल्कुल उसी तरह की है। मोरलेस वो मुझे जो इससे समझ आई है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बाहर में शेल कंपनियां और वो बाहर की बाय डील हुई है, हमने कुछ नहीं किया इसके अंदर। तो ये इन्होंने डिनाई भी नहीं किया और माने भी नहीं है, हाँ भी नहीं है और ना भी नहीं है। तो ये एक इसके अंदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर जो ये वाला जब आता है, मज़ीद इसके अंदर सवाल ये है कि ये इसका ये नहीं पता चल रहा कितने % शेयर अगर ये बेचे गए हैं तो कितने % हैं, इसकी मैनेजमेंट ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हो रही। फिर ये है कि ये किस प्राइस पे बेचे गए हैं, क्योंकि इसके अंदर 24% शेयर पाकिस्तान गवर्नमेंट के भी हैं और ये ख़रीदो फ़रोख्त से शेयर्स के वैल्यू ऊपर नीचे जा सकती है। सो ये पब्लिक मनी है, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जिस तरह मैंने पहले कहा ये स्ट्रेटेजिक एसेट है, इसको आप इस तरीके से गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। और ये जिस किसी ने अगर ख़रीदे हैं, इनडायरेक्टली भी ख़रीदे हैं, वो बड़े श्योर थे कि इसका अप्रूवल मिल जाएगा। तो शक ये भी किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर भी कोई लोग हैं जो इसके अंदर शामिल हैं कि ये इतनी महंगी कंपनी जो $2.2 बिलियन जिसकी वैल्यू पहले लगाई गई थी, उसको बड़े थोड़े पैसों के अंदर, जिस तरह वो KSB बैंक, कस बैंक के मतलब ये कहा जाता था कि जनाब वो टोकन प्राइस पे बेच दी गई है। तो ये और जिस तरीके से ये मैंने बताया कि किया गया है कि ये शेल कंपनियों के ज़रिए पैनमा वाली वही वारदात की जा रही है। तो इसके मतलब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को भी मैं समझता हूँ इस पर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। उसके बाद ये स्टॉक एक्सचेंज को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। और ये के इलेक्ट्रिक का जवाब जो है बिल्कुल ही मुबहम है, बिल्कुल ये क्लैरिफाई नहीं करता। और ये क्योंकि पूरे कराची का एक जो बिजली सप्लाई करती कंपनी है, इसके मतलब पहले ही शिकायत रहती हैं कि जनाब ये बिजली सही तरीके से ये इनकी सप्लाई लाइन्स ठीक नहीं है। और फिर ये अगर ये ना क्लियर हुआ तो ये पोटेंशली मैं समझता हूँ इस हुकूमत का बहुत बड़ा ये स्कैंडल बन गया है, ऑलरेडी बन गया है। ये के इलेक्ट्रिक पहले तो ये शक था कि पता नहीं हुआ है नहीं हुआ, तो इसमें एडमिशन तो हुआ है कि जनाब ये कहीं बाहर केमन आइलैंड एक ऐसा नाम है, उसके नाम आते सारी आप शक में पड़ जाते हैं। इसमें लाजमी कोई मशकूक बात है। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्राम मुकाबले के अंदर भी हम देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत रखिए, खुदा हाफिज़।